में खुद को प्रसिद्ध बना लिया है। अध्ययन से एक महिला का उग्र चिल्लाना आया। छोटे काले बालों वाली एक खूबसूरत महिला एक अखबार पकड़े हुए थी, गुस्से से उस पर जादुई रूप से मुद्रित छवि की ओर इशारा कर रही थी। क्या आप क्लेवेना के परिवार के नाम को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? स्नैक। अखबार ने उस आदमी के चेहरे पर प्रहार किया। भावहीन उसने इसे अपने चेहरे से हटा लिया। उसकी ओब्सीडियन जैसी आंखें चुपचाप अखबार की सामग्री पर नजर डालती थीं। मुद्रित छवि में व्यक्ति में अच्छी तरह से परिभाषित विशेषताएं थीं। भले ही अखबार केवल काले और भूरे रंग में प्रिंट कर सकता था, फिर भी कोई भी देख सकता था कि वह अत्यधिक सुंदर था। यह एक ऐसा चेहरा था जो अनगिनत लड़कियों के दिलों को झकझोर देने में सक्षम था। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ी लड़की शामिल नहीं थी। छवि में आदमी का इशारा ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की को आमंत्रित कर रहा था। छवि में लड़की मुस्कुराई और उसे मना कर दिया। उस मुस्कान में तिरस्कार का संकेत लग रहा था। बैंग। एक तेज आवाज ने उसके विचारों को वापस खींच लिया। उसके सामने की महिला लिया क्लेवेना ने डेस्क को जोर से पटक दिया था। मैंने आपको भोज में परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था और आपने वास्तव में सबके सामने ड्यूक की बेटी को कबूल किया। वह अभी उम्र की भी नहीं है। क्या तुम पागल हो? दरअसल अखबार ने यही कहा था। चौंकाने वाला, क्लेवेना विस्काउंट ने वास्तव में ड्यूक की बेटी के भोज में ऐसा किया था। किसी को यह स्वीकार करना होगा, यह अखबार वास्तव में जानता था कि ध्यान कैसे खींचना है। अगर उसने खुद इस तरह की हेडलाइन देखी होती तो वह दोपहर के मनोरंजन के लिए एक प्रति खरीदने के लिए कुछ सिक्के फेंक सकता था। दुर्भाग्य से आज पहले पन्ने पर उस मनोरंजन के रूप में सेवा करने वाला व्यक्ति वह था, विक्टर क्लेवेना। उसने डेस्क पर बैठे आईने में देखा। पीछे मुड़कर देखने वाला प्रतिबिंब अखबार में सुंदर आदमी के समान था, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आज ही स्थानांतरित हुआ था। मूल की स्मृति के एक टुकड़े के बिना विक्टर वास्तव में इस दोष को नहीं लेना चाहता था। फिर भी अपने सामने उग्र महिला का सामना करते हुए वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि कोई पागल किसी को मारता है और दावा करता है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर थे, तो क्या वे मौत की सजा से बच सकते हैं? वास्तव में हाँ, बशर्ते आपके पास इसके लिए एक प्रमाण पत्र हो। विक्टर ने नहीं किया, इसलिए वह डांटते समय केवल अपना सिर चुपचाप रख सकता था। लेकिन उसका एक कान में और दूसरे कान में उसका वह रूप ही उसके क्रोध को और अधिक बढ़ावा देता प्रतीत होता था। अंत में जब उसने मुझे यह सोचने के लिए पागल होना चाहिए कि आप वास्तव में सुनेंगे, तो एक तरफा मौखिक पिटाई बंद हो गई। दसियों मिनट तक चली उस लंबी डांट के दौरान विक्टर ने उन सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की जो वह इकट्ठा कर सकता था। अध्ययन की व्यवस्था और उसके सामने छोटे बालों वाली सुंदरता की उपस्थिति को देखते हुए सब कुछ पूरी तरह से मेल खाता था। यह एक निश्चित MMORPG गेम से मेल खाता था जो उसने अपने पिछले जीवन में खेला था। एक साहसिक प्रकार का विशाल मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। तलवारों और जादू की इस दुनिया में खिलाड़ी अपने चेहरों को अनुकूलित कर सकते हैं, विभिन्न दौड़ के रूप में खेल सकते हैं, विभिन्न व्यवसायों का अनुभव कर सकते हैं, सभी प्रकार की कहानियों और चुनौतियों का पता लगा सकते हैं। जहां तक उनके पेशे की बात है, वह एक पावर लेवलर थे। उस खेल में पीसने के स्तर की भी आवश्यकता थी, और जब तक आप एक भुगतान करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, आपको बड़ी मात्रा में समय खेती की सामग्री खर्च करना पड़ता था। जो खिलाड़ी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई खाली समय नहीं था, उन्हें पावर लेवलर की मदद की आवश्यकता होगी। इसी तरह PvP प्लेयर बनाम प्लेयर रैंक वाले मैचों में यदि कोई खिलाड़ी अपने कौशल से परे रैंक तक पहुंचना चाहता है, तो वे पावर लेवलर्स को भी काम पर रखेंगे। विक्टर ने यही किया और वह उस मंडली में काफी प्रसिद्ध था। कल ही लगातार 7 दिनों तक न खाने या सोने के बाद उसने आखिरकार महीने का 17वां ऑर्डर पूरा कर लिया था। और ठीक उसी समय जब उसे भुगतान मिलने वाला था, स्नैक। अचानक मौत। उनका स्थानांतरण इससे अधिक सरल और सरल नहीं हो सकता था। मुख्य बिंदु पर वापस उनके वर्तमान शरीर का नाम विक्टर क्लेवेना था। उनकी रैंक विस्काउंट। कैलेंसिया साम्राज्य में एक ऐसा राष्ट्र जहां सामाजिक स्थिति को महान उपाधियों द्वारा सख्ती से विभाजित किया गया था, एक विस्काउंट की रैंक एक प्रतीकात्मक पहचान से अधिक थी। एक छोटे से क्षेत्र के मालिक होने के अलावा कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं थे। आम लोगों की नजर में विक्टर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उसने ड्यूक की बेटी को नाराज कर दिया था। एक विस्काउंट संभवतः एक ड्यूक की तुलना नहीं कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह खलनायक बॉस है जो नरक की कठिनाई से शुरू हो रहा है। विक्टर ने खुद से बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? लिया की आवाज कई पिचों पर उठी, आधी भ्रम में, आधी उसके उदासीन स्वर पर गुस्से में। इसने स्वाभाविक रूप से विक्टर की निगाहें अपनी तथाकथित छोटी बहन की ओर आकर्षित की। लिया क्लेवेना। खेल में वह विक्टर क्लेवेना की छोटी बहन थी। अपनी उच्च सुंदरता के साथ वह उन कुछ महिला NPC में से एक थी जिन्हें खिलाड़ी लगातार पत्नी कहते थे। उसकी लोकप्रियता इस तथ्य से अविभाज्य थी कि उसका एक खलनायक भाई था। विक्टर क्लेवेना बॉस दुश्मन खिलाड़ियों को मिड गेम में हराना पड़ा। उनके कार्यों की श्रृंखला के कारण कैलेंसिया साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। वर्तमान साम्राज्य ने खिलाड़ियों से विक्टर क्लेवेना को हराने के लिए एक खोज भी जारी की, और उस खलनायक ने सभी प्रकार के खिताब, हाई स्पीड, हाई डैमेज बॉस, हैंडसम चेहरा, बदमाश जादूगर प्राप्त किया। किसी कारण से उनकी लोकप्रियता बेतुकी रूप से अधिक थी। आमतौर पर एक परिचित खेल की दुनिया में स्थानांतरित होना रोमांचक होना चाहिए था, लेकिन विक्टर का मूड इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि विक्टर के बहुत सारे दुश्मन थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सफलता ईर्ष्या को आमंत्रित करती है, या हो सकता है कि लेखक केवल सुंदर पुरुषों से नफरत करते थे। खेल में व्यावहारिक रूप से हर NPC से खिलाड़ी को मिला था विक्टर के खिलाफ एक द्वेष था। यह एक जादू अकादमी शिक्षक, एक गांव का एक बूढ़ा आदमी, या यहां तक कि सड़क पर एक यादृच्छिक कुत्ता भी हो सकता है। विक्टर ने इसे पहले लात मारी होगी। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि कई नायिका पात्र भी उसे मारना चाहते थे। उनमें विक्टर की मंगेतर, उसकी छोटी बहन और ड्यूक की बेटी भी शामिल थी। इस तरह स्कम्बैग मैच का शीर्षक आया।
केवल कुछ सुंदर प्रमुख महिला पात्र थे और विक्टर उनमें से आधे से अधिक को नाराज करने में कामयाब रहे थे। तथ्य यह है कि वह अभी भी जीवित था, व्यावहारिक रूप से उसके कौशल का एक वसीयतनामा था। और अब मूल विक्टर को बदल देकर बस पहले से संचित नफरत उसे डूबने के लिए काफी थी। मुझे आश्चर्य है कि अब यह समय में क्या है। लिया द्वारा पहले पूछताछ किए जाने के बाद उसने इसे जोर से नहीं बुदबुदाया, बस चुपचाप सोचा। लेकिन वह शांत सोच भी उसे जानबूझकर अहंकार की तरह लग रही थी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गई थी। बस विक्टर, क्या आपको यह भी एहसास है कि आप किस तरह की स्थिति में हैं? गुस्से में उसने अपने डिजाइनर हैंडबैग से एक दस्तावेज निकाला और उसे डेस्क पर थप्पड़ मार दिया। अगर मैंने अकादमी से संपर्क करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग नहीं किया होता और उन्हें तुरंत आपको प्रोफेसरशिप सौंपने के लिए कहा होता, तो ड्यूक के निजी गार्ड पहले ही आपकी जागीर को घेर लेते। और फिर भी आप अभी भी अपने अध्ययन में इत्मीनान से बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। और उस सब के बाद आप धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कह सकते। धन्यवाद? मैं तुमसे नफरत करता हूं। लिया के शब्द लड़खड़ा गए, उसने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए अपना गुस्सा भूल गई। विक्टर ने वहां बैठे दस्तावेज उठाया और उसे देखते हुए कहा, मेरे लिए इन चीजों को संभालने के लिए धन्यवाद। अगली बार मैं बाहर अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहूंगा। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने कुख्यात भाई से कृतज्ञता सुनने की आदत नहीं थी। लिया की उंगली ने अनजाने में बालों के एक स्ट्रैंड को घुमाया, उसकी भावनाएं थोड़ी जटिल थीं। किसी भी मामले में मैंने केवल इसलिए ऐसा किया ताकि परिवार को शर्मिंदा न हो। इसके अलावा मैं आपको केवल कुछ समय खरीद सकता हूं। आपको खुद ड्यूक से माफी मांगनी होगी। और सिर्फ मुझे धन्यवाद मत दो, इस बारे में सोचो कि आप मिस ग्वेन के साथ कैसे निपटेंगे। ग्वेन डेलिन? हाँ। अकादमी को सहमत करने के लिए अकेले मेरा नामांकन पर्याप्त नहीं होता, इसलिए मैंने मिस ग्वेन से मदद मांगी। उस पर लिया की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने विक्टर को ऐसे देखा जैसे किसी कीट को घूर रहा हो। आपके पास पहले से ही एक मंगेतर है, फिर भी आप छेड़खानी करते हुए घूमते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यह आपके जैसा है, मिस्टर विक्टर। विक्टर ने अपने शब्दों के उत्तरार्ध को फिल्टर किया। मुझे नहीं पता कि आपने क्या गलत समझा होगा, लेकिन मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना सुनिश्चित करूंगा। उनके दिमाग में एक नाम सामने आया, ग्वेन डेलिन। शूरवीर परिवार की दूसरी बेटी जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करती थी। खेल की कहानी में वह विक्टर की मंगेतर थी। न्याय का एक सच्चा शूरवीर और न्याय का एक शूरवीर एक खलनायक जादूगर के सामने खड़ा होना तय था। खेल में हालांकि वह विक्टर की मंगेतर थी, वे कभी भी सहयोगी नहीं थे। यहां तक कि अंतिम डिफीट विक्टर कहानी में यह ग्वेन ही था जो आया और एक ही जोर के साथ अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनका रिश्ता एक जबरन राजनीतिक विवाह की तरह था, जो पूरी तरह से स्नेह से रहित था। ग्वेन द नाइट ने व्यक्तिगत रूप से विक्टर को छुरा घोंपने की भी अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की कि खिलाड़ियों को क्या संदेह था। दुर्भाग्य से एक गेम डेवलपर के कुत्ते ने कभी भी अपने रिश्ते की व्याख्या करते हुए कोई प्रीक्वल जारी नहीं किया, इसलिए यह हमेशा के लिए अपुष्ट रहा। सूची में एक और खतरनाक चरित्र जोड़ा गया। अंदर की ओर आहें भरते हुए विक्टर को लगा कि जीवन कठिन है। ग्वेन डेलिन कोई छोटा चरित्र नहीं था। कैलेंसिया साम्राज्य के सबसे मजबूत शूरवीर के रूप में देवताओं और राक्षसों की देर से खेल की अराजकता के दौरान भी उसकी युद्ध शक्ति भयानक रूप से उच्च बनी रही। उन देर से खेल के चरणों में ग्वेन खुद एक बॉस के रूप में भी दिखाई दिए, उनकी ताकत हर खिलाड़ी की स्मृति में स्पष्ट रूप से उकेरी गई। विक्टर अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। उस महिला को बिल्कुल भी उकसाया नहीं जा सकता था, अन्यथा वह वास्तव में मर जाएगा। भले ही वह स्थानांतरित हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई धोखा प्रणाली नहीं थी। उसे इतना वश में देखकर लिया को एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। उसने सोचा था कि उसका अभिमान किसी को भी उसकी मदद करने की अनुमति नहीं देगा। सच में विक्टर बस यह सोचने में व्यस्त था कि एक ऐसे मार्ग में कैसे जीवित रहना है जो अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर ले जाता है। मुझे अभी भी क्षेत्र में वापस संभालने के मामले हैं। मैं जा रहा हूं। लिया ने ठंडी हंसी दी, अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। ओह ठीक है। जैसे ही वह जाने वाली थी, वह पीछे मुड़ गई, विक्टर को दयापूर्ण दृष्टि से देखा। आप वास्तव में एक कौवे को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं, एक आंख वाला कौवा, उस पर। आपका स्वाद हमेशा की तरह ही भयानक है। बैंग। अध्ययन का दरवाजा बंद हो गया। बाहर एक नौकरानी की आवाज सुनाई दे रही थी, मिस लिया, क्या मैं आपकी गाड़ी तैयार करूं? लेकिन विक्टर के विचार अब प्रस्थान करने वाली लिया पर नहीं थे। उसने अपना सिर घुमाया और डेस्क के कोने में पिच ब्लैक लिविंग मैटर की एक बूंद देखी। यह कौवे की तरह लग रहा था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। और जैसा कि लिया ने कहा, उसकी केवल एक आंख थी। वह एक आंख लगभग मानव चमक के साथ लुढ़क गई। अंत में यह विक्टर की निगाहों से मिला। फिर वह मुस्कुराया, एक विशिष्ट मानवीय मुस्कान। नमस्ते, मैं दुष्ट देवता हूं, हविका। तह पर आने लगी। वह खेल की विद्या में कई देवताओं में से एक था। एक चरित्र जो केवल पृष्ठभूमि की कहानी में दिखाई दिया, जिसका उल्लेख पूरी तरह से संग्रहणीय खोज कहानियों की किताबों में किया गया है। इसका असली रूप कभी किसी ने नहीं देखा था। खेल के रिकॉर्ड के अनुसार हर बार जब हविका दिखाई देती थी, तो यह या तो प्राकृतिक आपदाएं या मानवीय आपदाएं लेकर आती थी। यहां तक कि एक दर्ज उदाहरण भी था जहां हविका की उपस्थिति ने आधी मानवता को मिटा दिया था। एक दुष्ट भयानक देवता। बेशक आप मुझे मेरे वर्तमान नाम वेगा से भी बुला सकते हैं। कौआ, जो खुद को वेगा कहता था, ने विनम्रता से अपने पंखों को अपनी छाती पर मोड़ दिया और झुक गया। विक्टर दूसरे पक्ष के इरादों को नहीं पढ़ सका, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्टर की चुप्पी को देखकर वेगा ने अपनी मुद्रा को सीधा करते हुए एक बार अपने पंख फड़फड़ाए। कितना दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि आपने मेरे बारे में सुना है। विक्टर ने सपाट रूप से कहा, तुम्हें नहीं जानता। वह अच्छी तरह से समझता था, भगवान के साथ उलझना कभी भी अच्छी बात नहीं थी। सभी खिलाड़ी यह जानते थे।
विशेष रूप से दुष्ट देवताओं के साथ जो केवल खेल की पृष्ठभूमि विद्या में मौजूद थे, वे हमेशा खतरनाक थे। लेकिन एक दुष्ट देवता जो खेल की कहानी में कभी नहीं आया था, अचानक उसकी तलाश क्यों कर रहा था? इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, वेगा ने अपनी चोंच खोली और कर्कश कौवे जैसी आवाज में कहा, तुम विक्टर नहीं हो। आपकी आत्मा पर्याप्त गंदी नहीं है। उसकी एक आंख विक्टर को गौर से देखती थी, उसके चेहरे पर घबराहट का एक निशान खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्टर के सामान्य अभिव्यक्तिहीन व्यवहार ने इसे निराश कर दिया। भगवान आत्माओं के माध्यम से देख सकते हैं, यह कहा। लेकिन यह ठीक है। मैं विशेष रूप से आपको खोजने आया था। वेगा ने अपने पंख हिलाए और एक लंबा काला पंख डेस्क पर गिर गया, जो काले कागज के टुकड़े में बदल गया। सफेद मुड़ी हुई रेखाएं एक दानव के अनुबंध की तरह शब्द बनाने लगी। विक्टर ने कागज को देखा और महसूस किया कि सिर दर्दा रहा है। वह अभी अभी इस दुनिया में आया था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था और पहले से ही एक ही दिन में उसने 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। मैं एक बूस्टर फॉर हायर हूं, कुछ अधिक काम करने वाला कॉर्पोरेट दास नहीं। उसने कागज लिया, उसे स्कैन करते हुए उसने मजाक उड़ाया, क्या आपको भगवान नहीं बनना चाहिए? कठिन समय में गिर गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देवताओं को भी अब ग्राहकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर जाना होगा। दस्तावेज एक अनुबंध था, यदि वह इस पर हस्ताक्षर करता है तो वह इस कौवे के भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, और यहाँ तक कि इसे एक चर्च बनाने और इस दुष्ट देवता के लिए विश्वासियों की भर्ती करने में मदद करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अनुबंध के अनुसार यह जितना अधिक विश्वासी होगा, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। और बस इतना ही। विक्टर, यहाँ तक कि सबसे शोषक अनुबंध भी इतने हास्यास्पद नहीं थे। उसे इसे खिलाना पड़ा, इसे घर देना पड़ा, और इसके लिए अनुयायियों को ढूंढना पड़ा, और अंत में इसे सभी लाभ मिले जबकि उसे कुछ भी नहीं मिला। वह चुपचाप कौवे को देखता रहा। यह किसी महान पक्षी की तरह अपने पंखों को खूबसूरती से देख रहा था। यदि केवल एक ही उस एक चमकती आंख को अनदेखा कर सकता है। मेरी शक्ति ज्यादातर सील है। मैं केवल किसी की सुरक्षा मांग सकता हूं, वेगा ने कहा। यदि आप यह सौदा करते हैं तो आप एक भगवान की मित्रता प्राप्त करेंगे। इसके लायक। यह खुद को संवारना जारी रखते हुए काम करता रहा। विक्टर अवाक था। एक भगवान की दोस्ती। हाँ ठीक है। कौवे की एक आंख ने उस पर नजर डाली, ऐसा लग रहा था कि वह उसके विचारों को पढ़ रही है। इसने शांत स्वर में कहा, यह आपकी जान बचा सकता है। सौदा। विक्टर ने तेजी से एक उत्कर्ष के साथ अनुबंध में अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। वह धोखा दिए जाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, देवताओं को अपनी बात रखने के लिए जाना जाता था। यहां तक कि बुरे भी। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह उनके बीच एक सूक्ष्म, लगभग मूर्त संबंध रूप महसूस कर सकता था। यह ऐसा था जैसे बस एक विचार के साथ वह कौवे का पता लगा सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। कौवा विक्टर के कंधे पर बैठने के लिए उड़ गया, फिर से शिकार करने लगा। लिया गलत नहीं थी, एक कौवे को पालतू जानवर के रूप में रखना वास्तव में परिष्कृत स्वाद का निशान नहीं था। लेकिन चूंकि वह अभी अभी इस दुनिया में आया था और पहले से ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका था, इसलिए वह इसे एक असभ्य पालतू जानवर के रूप में भी मान सकता है। आखिरकार उसे बस इतना करना था कि उसे खिलाना और घर में रखना था। चर्च के लिए वह हमेशा बाद में एक बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकता था। फिर उन्होंने अपना ध्यान अपने बगल में दूसरे अनुबंध की ओर लगाया, जिस पर उनके हस्ताक्षर की भी आवश्यकता थी। यह हाई मैजिक अकादमी का अनुबंध था। ईमानदारी से उन्हें एक शिक्षक के रूप में अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें प्रोफेसर की उपाधि प्रदान की। तभी उसे याद आया, विक्टर हालांकि एक खलनायक था, एक जादुई प्रतिभा भी था। अनगिनत जादूगर दूसरे स्तर पर फंस गए थे, फिर भी विक्टर 20 साल की उम्र तक तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। खेल के संदर्भ में विक्टर चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाया और उसकी आंखों के सामने एक परिचित गेम इंटरफेस दिखाई दिया। नाम विक्टर क्लेवेना। एलवी 39। HP 1000/1000। MP 4900/4900। एक मानक कांच तोप जादूगर। इसने उसके संदेह की पुष्टि की, वह वास्तव में खेल की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था। एक तीसरे स्तर का जादूगर खेल में 30 से 39 के स्तर के अनुरूप था। इसके अलावा यह उसी तरह आगे बढ़ा। विद्या के अनुसार विक्टर कभी आगे नहीं बढ़ा था। एक प्रतिभाशाली के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को लंबे समय से भुला दिया गया था। विक्टर के शरीर में स्थानांतरित होने के बाद ही उसे एहसास हुआ, वह आदमी अपनी ताकत छिपा रहा था। उनका अनुभव बार सीमा से बहुत आगे भरा हुआ था, वह आसानी से तीसरे स्तर की बाधा को तोड़ सकता था और बहुत पहले चौथे स्तर का पवित्र जादूगर बन सकता था। लेकिन उसने नहीं किया था। वह साजिश रच रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था। तो हाँ, उनका चरित्र संदिग्ध हो सकता है, लेकिन उनकी प्रतिभा निर्विवाद रूप से वास्तविक थी। इस अनुबंध पर उन्हें हस्ताक्षर करने थे। उल्लेख नहीं करने के लिए प्रोफेसर का शीर्षक कुछ ऐसा था जिसे उनकी बहन और मंगेतर ने उनके लिए सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया था। शीर्षक के साथ मैजिक अकादमी की सुरक्षा आई, जिसका अर्थ है कि ड्यूक उसे इतनी आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम सतह पर उसके पास एक उचित बहाना होगा। एक अविवाहित बेटी को एक बदमाश ने धोखा दिया। यह बहाना नहीं चलेगा। सभी ने सुंदरता की सराहना की, क्या उनकी बेटी को हमेशा के लिए सिंगल रहना चाहिए था? विक्टर ने कलम उठाई और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, एक नौकर को इसे मैजिक अकादमी में भेजने का आदेश दिया, फिर खड़ा हुआ और हवेली के पिछवाड़े की ओर चला गया। वेगा ने आखिरकार शिकार करना बंद कर दिया और पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। अपना सिर घुमाए बिना विक्टर ने उत्तर दिया, शिक्षण कल से शुरू होता है। मैं जादू का अभ्यास कर रहा हूं ताकि मुझे जंग न लगे। मुझे अपने साथ ले चलो, वेगा ने कहा, उसके कंधे पर बैठते हुए बिना रुके बकबक करते हुए। जल्द ही वे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे, जहां कई विशाल पत्थर के लक्ष्य लंबे खड़े थे। विक्टर ने ऊंची मूर्तियों को देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। खेल में खिलाड़ियों के पिछवाड़े में कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान जादुई पत्थर थे।
जब मारा जाता है तो पत्थर क्षति संख्या प्रदर्शित करते हैं, जिसके आधार पर खिलाड़ी अपने कौशल, महारत और मौलिक समानताओं का न्याय कर सकते हैं। अब अपनी हवेली के आंगन में वही चीज देखकर उसके मन में मिश्रित भावनाएं भर गईं। वेगा अपनी चुप्पी को विस्मय के रूप में समझते हुए एक असली कौवे की तरह बड़बड़ाने लगा। जादू हो, इसके लिए वास्तविक तकनीक की आवश्यकता होती है। यह चलता रहा और उसे दक्षता, बिजली उत्पादन और फोकस के बारे में व्याख्यान देता रहा। अगर मेरे पास अभी भी मेरी शक्ति होती, यह चिल्लाया, मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तविक उन्नत जादू कैसा दिखता है। विक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसे उखड़ने दिया। उसने अपनी कौशल सूची पर नजर डाली और बहुत संतुष्ट था। विक्टर जिन मंत्रों का उपयोग कर सकता था, वे पहले से ही उसके लिए दूसरी प्रकृति थे। अध्याय 7 के अंतिम बॉस के रूप में द किंगडम की अराजकता, वह एक ऐसी चुनौती थी जिसे हर खिलाड़ी को पार करना था। और एक बूस्टर फॉर हायर के रूप में विक्टर अपने कौशल को दिल से जानता था। जब बॉस ने हाथ उठाया तो विक्टर को पहले से ही पता था कि क्या कदम आ रहा है। वेगा अभी भी बड़बड़ा रहा था, जादू में ध्यान देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मंडलियां बनाना, जब की गति। इससे पहले कि यह खत्म हो पाता, विक्टर ने हाथ उठाया। यही नहीं, एक काली बिजली का बोल्ट फट गया। प्रथम श्रेणी का मंत्र, ब्लैक थंडर स्पीयर। विक्टर के चेहरे पर भावनाओं की एक झलक भी नहीं आई। जादू करना उसके लिए खाने या पीने जितना आसान था। फिर दूसरे स्तर, तीसरे स्तर के मंत्रों की झड़ी लग गई, जो आतिशबाजी की तरह फट गई और पत्थर के लक्ष्यों पर निशान छोड़ गई। बमबारी के नीचे पूरा पिछवाड़ा शानदार ढंग से चमक रहा था। वेगा विक्टर के कंधे पर बैठा चुप हो गया। विक्टर ने अपने लगभग खाली एमपी बार को देखा और असंतुष्ट महसूस किया। बॉस के आंकड़े वास्तव में दयनीय हैं। बस कुछ मंत्र और मैं मन से बाहर हूं। यदि यह गियर से भरा हुआ खिलाड़ी होता तो उनका मन आसानी से हजारों में होता। दक्षता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने कास्टिंग से पहले एक जादू का घेरा भी नहीं बनाया? वेगा ने पूछा। विक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। खिलाड़ियों के बीच जादूगर वर्ग को स्पेल मशीन गन उपनाम दिया गया था, क्योंकि गेम की सेटिंग में कास्टिंग सर्कल स्वचालित थे। खिलाड़ियों ने बस एक हॉट की दबाई, एक छोटी कास्टिंग देरी का इंतजार किया और जादू बहुत खराब हो गया। और विक्टर जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने हर कक्षा में खेला था, जादू करना बच्चों का खेल था। जादू, वह इसे अपनी नींद में डाल सकता था। अपने नियंत्रण और सटीकता से संतुष्ट विक्टर जाने ही वाला था कि वेगा ने अचानक कहा, रुको, अभी मत जाओ। जादू करने का आपका तरीका वास्तव में मुझे रुचि देता है। इसे थोड़ा और करो, है ना? विक्टर को इसका मजाक उड़ाने का मन नहीं था। क्या आपको लगता है कि यह एक आतिशबाजी शो है? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसने देखा कि वेगा की एक आंख की रोशनी बढ़ गई है। एक चमकदार नीली चमक उसके शरीर को ढक रही है। उसे लगा जैसे एक रस्सी ने उसे और कौवे को एक साथ बांध दिया हो। विक्टर ने फिर से अपना स्टेटस पैनल खोला। MP 995 099 999 999। उसने वेगा की ओर देखा। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, यह धोखेबाजों का उपयोग कर रहा है। आज यह देखते हुए कि उसके मन बार में अभी भी 9/10वां हिस्सा शेष है, विक्टर ने आखिरकार इसे शून्य तक ले जाने का विचार छोड़ दिया। अब वह वास्तव में मानता था कि वेगा एक देवता था। वेगा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। शायद विक्टर के प्रदर्शन ने उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। वास्तव में दिलचस्प। हो सकता है कि मुझे आपको कुछ और घंटों तक चलते रहने देना चाहिए, ताकि मैं इस रहस्यों का अध्ययन कर सकूं कि आप कैसे जादू करते हैं। विक्टर ने वेगा को विरोध का एक मूक रूप दिया। विक्टर के भावहीन चेहरे को देखकर वेगा ने इसे जाने देने का फैसला किया। ठीक है, यह काफी है। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझे मत बताओ कि तुम पूरे दिन इस पिछवाड़े में रहने जा रहे हो। उसकी गहरी आंखें विक्टर पर टिकी थीं, जैसे कि उसके माध्यम से देखने की कोशिश कर रही हो, किसी अन्य छिपे हुए रहस्य की तलाश कर रही हो। कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार जाओ, विक्टर ने लापरवाही से जवाब दिया। कौवे ने फिर भी अपना कंधा छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं आपका अनुसरण करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। विक्टर ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर गाड़ी तैयार करने के लिए एक नौकर को बुलाया। विक्टर ने एक दुकान में प्रवेश किया। उसकी आंखें चमकदार सामग्री की पंक्तियों पर घूमती थीं और सीधे एक काउंटर की ओर बढ़ गईं। आप क्या खरीदना चाहेंगे? एक ग्राहक को देखकर दुकानदार स्वागत करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकला। विक्टर ने मेज को हल्के से थपथपाया और शांत स्वर में कहा, छिपकली की पूंछ, वीणा के पंख, भृंग के गोले। ये 30 प्रकार की सामग्री, मुझे प्रत्येक का एक बैग दें। बेशक, क्या उदार अतिथि है। दुकानदार ने जल्दी से उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करना और गिनना शुरू कर दिया जो विक्टर ने ऑर्डर किए थे। कुल मिलाकर यह सामग्री के 30 बैग हैं। क्या आप चाहेंगे कि कोई उन्हें आपके घर पहुंचाए? विक्टर ने अपना हाथ लहराया, अपनी उंगली पर अंगूठी रगड़ दिया। तुरंत सभी सामग्री गायब हो गई। दुकानदार की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। हाँ हाँ सर, आपके पास काफी खजाना होना चाहिए। अगली बार फिर से आओ। विक्टर के जाने के बाद क्लर्कों में से एक करीब झुक गया और फुसफुसाया, बॉस, वह आदमी कौन था? दुकानदार ने उसके सिर पर एक तेज झटका दिया। सवाल मत पूछो। कोई भी व्यक्ति जो एक भंडारण अंगूठी ले जाता है जो उच्च श्रेणी का होता है, वह नहीं है जिसे आप खोजना चाहते हैं। केवल विक्टर जानता था, उसके पास किसी भी प्रकार की भंडारण अंगूठी नहीं थी। उसके हाथ की अंगूठी सिर्फ सजावटी थी। उसने बस सामग्री को सीधे खिलाड़ी की सूची में संग्रहित किया था, कुछ ऐसा जो वेगा भी समझ नहीं सकता था। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वेगा ने विक्टर के कान के बगल में अपनी कर्कश, कौवे जैसी आवाज में कर्कश आवाज की। विक्टर बस चुपचाप सुन रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से उसके सामने चमकते इंटरफेस पर टिका हुआ था, जो शिल्प योग्य वस्तुओं से भरा था। उन्होंने इन सभी सामग्रियों को एक कारण से खरीदा था, ताकि खेल की शुरुआत में आवश्यक बुनियादी वस्तुएं बनाई जा सकें।
खेल के मूल डिजाइन के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, एक समृद्ध और विशिष्ट क्राफ्टिंग पुस्तक तक पहुंच प्राप्त करता था। एक खिलाड़ी के रूप में विक्टर निश्चित रूप से उस इंटरफेस को अपनी इच्छानुसार बुला सकता था। अपनी दौड़ से संतुष्ट विक्टर अपनी हवेली में लौट आया, सीधे तहखाने में चला गया और कोनों से कांच की बोतलों का एक गुच्छा खोदा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वेगा उसके कंधे पर बैठा असहज महसूस कर रहा था। उसका दिव्य अंतर्ज्ञान यह बता रहा था कि विक्टर कुछ अजीब करने वाला था। और वह अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं था, क्योंकि विक्टर के हाथ पहले से ही सामग्री को एक साथ मिलाने में व्यस्त थे। उसकी हथेलियों में प्रकाश चमक रहा था, कर्कश आवाजें जोर से और तेज हो रही थीं। तुम क्या कर रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। वेगा व्यावहारिक रूप से अपना दिमाग खो रहा था। वह तहखाने में क्या कर रहा है? बारूद बना रहा है। विक्टर ने इसका एक शब्द भी नहीं सुना। वास्तव में उन्होंने और भी अधिक मेहनत की। बाद में तेज रोशनी की एक फ्लैश, मेज पर सभी खाली बोतलें लाल तरल से भर गईं। वेगा ने अपने सामने अनगिनत उपचार औषधियों को देखा और बड़बड़ाने में मदद नहीं कर सका। आप वास्तव में सामान्य नहीं हैं। हीलिंग पोशन बनाना बम बनाने जितना खतरनाक क्यों लगता है? विक्टर ने धीरे से हंसते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया और चमकीले लाल तरल पदार्थों की जांच की। हीलिंग पोशन छोटा प्रति उपयोग 300 एचपी पुनर्स्थापित करता है। निश्चित रूप से आइटम के संख्यात्मक विवरण को देखकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ। यह उस तरह की प्रतिक्रिया थी जिस पर केवल एक खिलाड़ी भरोसा कर सकता था। वेगा की एक नीली आंख बेहोश चमक रही थी, क्योंकि उसने औषधि की जांच की थी। लाल तरल में हल्का काला रंग होता था। रंग जितना गहरा और मोटा होता था, उपचार प्रभाव उतना ही मजबूत होता था। विक्टर के कंधे से कूदते हुए वेगा मेज पर उतरा, बोतलों में से एक को खोल दिया और उसे निगल लिया। चक्कर आने की लहर ने उसे मारा। अपनी चोंच मारते हुए वेगा ने विक्टर की ओर देखा। आपने वास्तव में इसे स्वयं बनाया है? विक्टर ने इसे स्वीकार कर लिया और वेगा गहरी सोच में पड़ गया। इस बच्चे के साथ क्या है? इस औषधि की शक्ति और समृद्धि हीलिंग की देवी के निम्नस्तरीय दिव्य जादू के बराबर है। मुझे मत बताओ कि वह किसी प्रकार की दिव्य शक्ति छिपा रहा है। लेकिन फिर उसने फिर सोचा, अगर विक्टर के पास ऐसी क्षमता थी तो यह जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो। आखिरकार वे अब अनुबंध से बंधे थे और इसके साथ एक शक्तिशाली कारीगर होना निश्चित रूप से एक फायदा था। क्या आपने इनमें से कुछ को बेचने के बारे में सोचा है? इस गुण के साथ आप एक भाग्य बना सकते हैं, वेगा ने अचानक सुझाव दिया। विक्टर ने अपना सिर हिलाया। ये औषधि व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसके हाथों से फिर से नीली रोशनी भड़की। उसने एक और बैच तैयार करना शुरू कर दिया, इस बार मन औषधि। हर बार जब विक्टर ने एक आइटम तैयार करना समाप्त किया तो वेगा को आश्चर्य का एक छोटा सा झटका लगा। हाथ से गियर और औषधि तैयार करने के लिए कुछ ऐसा जो मास्टर स्तर के कारीगर भी नहीं कर सकते थे, अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है? इस बच्चे ने उन 10 लाख में से एक सृष्टि प्रकार के दिव्य मंत्रों में से एक को जगाया है। यह वृत्ति पर इस मानव की आत्मा की ओर आकर्षित किया गया था, लेकिन अब वेगा उसे अधिक से अधिक समझ से बाहर पा रहा था। एक जादूगर के रूप में मन औषधि विक्टर के लिए उपचार की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। भले ही वेगा के पास अपना अनंत मन धोखा था, लेकिन इसकी मदद मुफ्त नहीं थी। विक्टर को अभी भी नहीं पता था कि वह उस शक्ति के लिए क्या कीमत चुका सकता है। खुद पर भरोसा करना बेहतर है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक सिस्टम झंकार गूंज उठी। कौशल क्राफ्टिंग का स्तर बढ़ाया गया। वर्तमान स्तर LV2। लेवल अप के साथ विक्टर ने औषधि बनाना बंद कर दिया और अपनी क्राफ्टिंग सूची में दिखाई देने वाली नई वस्तुओं पर नजर डाली। फिर उसने चुपचाप वेगा की ओर देखा, जो अभी भी मेज पर खड़ा था। कोवा उसकी निगाहों के नीचे असहज हो गया, जब तक कि विक्टर ने आखिरकार बात नहीं की। आप तकनीकी रूप से एक कौवा हैं, है ना? वेगा ने पलकें झपकाईं। विक्टर शांति से बाहर पहुंचा और उसके शरीर से एक काला पंख तोड़ लिया। मैजिक क्रिएचर फेदर +1 मैजिक स्टोन। एक जादू के पत्थर की जरूरत है। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि जादू के पत्थर दुर्लभ सामग्री थे, जो छवियों और ध्वनि को रिकॉर्ड करने और यहां तक कि मंत्रों को संग्रहित करने में सक्षम थे। हालांकि उनकी संग्रहित जादुई ऊर्जा समय के साथ धीरे धीरे लीक हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें जादुई बम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे थे। जादू के पत्थर अविश्वसनीय रूप से महंगे थे। उस तरह के पैसे से कोई वास्तविक बम भी बना सकता है। एक बार जब उसने सभी आवश्यक घटकों को इकट्ठा कर लिया तो विक्टर ने संश्लेषण शुरू किया। सामग्री एक झिलमिलाते तरल में पिघल गई, जो उसकी आंखों के सामने तेजी से जम गई। एक दस्ताने आकार लेने लगा, जो कई स्पष्ट जादुई पत्थरों से जड़ा हुआ था। जल्द ही एक उंगली रहित दस्ताने उसके सामने आ गया। वेगा ने अपने पंख फड़फड़ाए। आप हाथ से उपकरण भी बना सकते हैं। विक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, दस्ताने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके भीतर कुछ निर्दोष पारदर्शी जादुई पत्थर थे। जादूगर का हाथ टियर 2 तैयार की गई आइटम। विभिन्न तत्वों के कई मंत्रों को संग्रहित कर सकते हैं और कास्टिंग देरी के बिना उन्हें तुरंत जारी कर सकते हैं। यह एक आवश्यक प्रारंभिक खेल आइटम था, जो आपात स्थिति को संभालने के लिए जादूगरों के लिए एकदम सही था। विक्टर ने मन को चैनल किया, धीरे धीरे प्रत्येक जादू के पत्थर में विभिन्न विशेषताओं के मंत्रों को शामिल किया। प्रत्येक जलसेक के साथ पारदर्शी पत्थरों का रंग बदल गया। जब सभी पर अलग अलग जादू का आरोप लगाया गया तो वह आखिरकार रुक गया। अब तक वेगा को अब झटका भी नहीं लगा था। यह विभिन्न तत्वों के मंत्रों को संग्रहित कर सकता है और उन्हें तुरंत डालो, कोई जब नहीं। यह समझाने की परवाह है कि आपने इसे कैसे खींचा। उसकी एक आंख एक पागल नीली लौ से जल गई, लेकिन विक्टर ने केवल अपना सिर हिलाया। वर्गीकृत, तुम सच में कंजूस हो। वेगा बड़बड़ाया, कड़वाहट से सोचते हुए, एक दुष्ट देवता के लिए ज्ञान के लिए एक इंसान से पूछना कितना अपमानजनक है। अगर अन्य देवताओं को पता चल गया तो सदियों तक इस पर हंसी उड़ाई जाएगी। विक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए नहीं कि वह अहंकारी था, बल्कि इसलिए कि उसकी खिलाड़ी की पहचान एक रहस्य थी जिसे वह कभी प्रकट नहीं कर सकता था। अगर किसी को पता चलता है कि वह अपने नंगे हाथों से उपकरण तैयार कर सकता है, तो वह बुरे इरादों वाले लोगों से खतरनाक ध्यान आकर्षित करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा।
उसी समय बाहर से एक नौकर की आवाज आई, लॉर्ड विक्टर, मिस ग्वेन यहाँ है। चली गई और विक्टर ने उसे बैठक कक्ष में आमंत्रित करने के लिए विनम्रतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। वह और ग्वेन कंधे से कंधा मिलाकर चले। रास्ते में ग्वेन ने विक्टर को आकार दिया और उसी समय उसने अपने कंधे पर बैठे पिचकाले एक आंख वाले कौवे को देखा। दोनों के बैठक कक्ष में प्रवेश करने के बाद विक्टर ने अपने बगल के नौकरों पर नजर डाली। वे तुरंत समझ गए और चुपचाप चले गए। जब बैठक कक्ष का दरवाजा बंद हुआ तो ग्वेन और विक्टर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। ग्वेन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आपको अकादमी का निमंत्रण मिला? विक्टर ने मेज पर अपनी उंगलियों को थपथपाया और जवाब दिया, मैंने किया। उसके बाद कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई। इस समय विक्टर को बिल्कुल नहीं पता था कि इस महिला का खुद के प्रति सच्चा रवैया क्या था। हालांकि दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन अंत में जिसने व्यक्तिगत रूप से विक्टर को मारा था वह भी वही था। विक्टर महसूस कर सकता था कि ग्वेन को उसके लिए कोई स्नेह नहीं था, लेकिन फिर उसने उसकी मदद की थी। प्रोफेसरशिप के लिए अकादमी का निमंत्रण स्वाभाविक रूप से डर्लिन परिवार ने भी एक सिफारिश की थी। जितना अधिक विक्टर ने इसके बारे में सोचा, यह सब उतना ही धुंधला हो गया। किसी भी मामले में अगर वह ग्वेन के साथ अपने रिश्ते में सुधार कर सकता है तो शायद वह उस घातक अंत से भी बच सकता है। विक्टर ने अपना हाथ लहराया और ग्वेन के सामने रखी मेज पर लाल रंग की जीवन औषधि की 5 बोतलें दिखाई दी। कृपया इन्हें ले लो। ग्वेन ने केवल उन पर नजर डाली, स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके गर्वित व्यवहार को देखकर विक्टर ने आह भरी और जारी रखा, यह आपकी मदद के लिए धन्यवाद का प्रतीक है। मैंने पहले ही लिया से सुना है। मैं आप पर एहसान नहीं करना चाहता। उसने उन गहरी स्याही काली पुतलियों के साथ सीधे ग्वेन की आंखों में देखा। ग्वेन ने अपने होंठ काटते हुए अपना सिर दूर कर लिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने पूछा, कल क्या आपने वास्तव में ड्यूक की बेटी के साथ फ्लर्ट किया था? विक्टर चुप हो गया। क्या उन्होंने कल ऐसा किया था या नहीं? यहां तक कि वह भी नहीं जानता था। यह कुछ ऐसा था जो कल के विक्टर ने किया था और आज का विजेता एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। उसकी चुप्पी देखकर ग्वेन को सचमुच विश्वास हो गया कि उसने ऐसा कुछ किया है। उसके गाल चमकीले लाल हो गए क्योंकि उसने गुस्से से डांटा, विक्टर, आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? ड्यूक की बेटी केवल 17 साल की है। आप एक कम उम्र की लड़की पर हाथ कैसे रख सकते हैं? विक्टर, शानदार। अब ऐसा लग रहा था कि हर कोई जानता था कि उसने एक कम उम्र की लड़की के साथ छेड़खानी की थी। ग्वेन एक गहरे धर्मी हृदय वाला शूरवीर था। स्वाभाविक रूप से वह इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जैसे कि एक बड़ा आदमी एक युवा लड़की को चिढ़ा रहा हो। यदि इस मामले को ठीक से हल नहीं किया गया तो यह आसानी से चिंगारी बन सकती है जो भविष्य में ग्वेन के साथ उसके रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इसलिए उन्हें इसे सावधानी से संभालना पड़ा। अपने सीने में भारी दबाव महसूस करते हुए विक्टर ने शांति से बात की, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं, मुझे उस ड्यूक की बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्वेन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, यह मामला पहले ही हर जगह फैल चुका है। क्रोध और लाचारी दोनों से भरी उसकी आंखों में देखते हुए विक्टर ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं अफवाहों को हमें शामिल नहीं होने दूंगा। विक्टर अच्छी तरह से जानता था, अब जब मामला इस तरह से उड़ गया था तो यह सिर्फ क्लेवेना परिवार की प्रतिष्ठा नहीं थी। यहां तक कि डर्लिन परिवार, जिससे उनकी सगाई हुई थी, अनिवार्य रूप से अपमान में हिस्सा लेंगे। डर्लिन्स ने उसकी मदद की थी, लेकिन वे खुद की मदद भी कर रहे थे। ग्वेन ने अपना मुंह खोला, फिर भी कोई शब्द नहीं निकला। उसने विक्टर की ओर देखा और महसूस किया उसमें कुछ बदल गया था, लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि वास्तव में क्या है। खड़े होकर ग्वेन ने आखिरकार औषधि ले ली। जैसे ही वह जाने वाली थी वह दरवाजे पर रुकी और विक्टर से कहा, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और चली गई। विक्टर ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वेगा उसके कंधे पर बैठा उसके कान के पास चिल्लाया, वह कौन था? मेरी मंगेतर। विक्टर ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए। एक आंख वाले कौवे ने उसे एक दया भरी नजर दी और उसके पंखों को शिकार किया। वह बहुत संवेदनशील है। उसकी टकटकी भयावह है, ऐसा लगा जैसे वह मेरे माध्यम से देख सकती है। सौभाग्य से मैं केवल एक साधारण कौवे की तरह दिखता हूं। विक्टर अवाक था। एक आंख वाला कौवा कुछ भी नहीं बल्कि साधारण है। जल्द ही अगला दिन आ गया और विक्टर समय पर अकादमी पहुंचे। रॉयल मैजिक एकेडमी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अमीर और महान युवा बेटों और बेटियों के अध्ययन के लिए एक जगह थी। उनमें से एक विशेष समूह भी था जो असाधारण जादुई प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। ऐसे छात्र यहाँ ट्यूशन फ्री पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वह छूट एक कीमत के साथ आई। भविष्य में उन प्रतिभाओं को स्वाभाविक रूप से शाही परिवार की सेवा करनी होगी। विक्टर ने अपने सामने भव्य अकादमी को देखा और खेल की छवियों को याद किया। उसे याद आया कि यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था जहाँ जादूगर खिलाड़ी सभी रैंकों के मंत्रों का अध्ययन कर सकते थे। विक्टर ने कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। अब उन्हें अपने जादू प्रदर्शनों की सूची को मजबूत करने के लिए कुछ शक्तिशाली कौशल की तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि विक्टर का वर्तमान जादू पहले से ही पर्याप्त था। एक खिलाड़ी की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के रूप में उसके पास जितने अधिक मंत्र होंगे वह उतना ही सुरक्षित महसूस करेगा। अनुबंध उन्हें कल ही दिया जा चुका था। अब वह आधिकारिक तौर पर रॉयल मैजिक अकादमी में एक वरिष्ठ प्रोफेसर थे। यह वह पहली बार यहाँ आ रहा था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से हेडमास्टर से मिलने गया। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद हेडमास्टर ने उन्हें अपनी ताकत साबित करने के लिए अकादमी की सर्वश्रेष्ठ कक्षा में पढ़ाने के लिए सौंपा। हेडमास्टर के कार्यालय से निकलकर विक्टर ने अपनी स्मृति का पीछा करते हुए मैच टावर तक पहुंचा। मैच टावर, जिसे ट्रायल टावर के नाम से भी जाना जाता है, वह जगह थी जहां खिलाड़ी दैनिक परीक्षण कर सकते थे। मुकदमे को पास करने से बड़ी मात्रा में अनुभव मिला। मीनार शानदार थी, सीधे बादलों में उड़ रही थी। इसकी दीवारें सभी प्रकार की जादुई सरणियों से ढकी हुई थीं और ऊपर लहरदार ऊर्जा के घूंघट ने एक रहस्यमय आभा को विकीर्ण करते हुए दृश्य को स्पष्ट कर दिया था। विक्टर जादू टावर के पास पहुंचा और उसके अवरोध को छुआ। उसकी जादुई शक्ति थोड़ी कांप उठी। पहचान सत्यापन सफल। वापस स्वागत है प्रोफेसर विक्टर।
उसके सामने काली धुंध का एक भंवर उठ खड़ा हुआ और जब वह आया तो वह पहले से ही टॉवर के अंदर था। तो यह टेलीपोर्टेशन सरणी है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ता था उसने देखा कि पूरे टॉवर में शक्तिशाली ऊर्जा से भरे जादुई क्रिस्टल बिखरे हुए हैं। किताबों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था जो बाहर से टॉवर के धूल भरे प्राचीन रूप से पूरी तरह से अलग था। बेदाग फर्श को देखकर विक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने हाल ही में जगह को साफ किया है। फिर उसने अपने पीछे एक हांफने की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक छोटे बालों वाली युवती उसके सामने खड़ी थी। उसकी फ्लोरोसेंट पीली आंखें उस पर टिकी हुई थीं। क्योंकि विक्टर सीधे उसे देख रहा था उसके गाल लाल हो गए। उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी क्योंकि उसने पूछा, क्या तुम मिस्टर विक्टर? विक्टर ने अपना सिर घुमाया और सिर हिलाया। लड़की ने जल्दी से जारी रखा, अभी भी घबराया हुआ, मैं हेनी, आपका सहायक हूं। उसने उसे कागज की एक शीट दी। यह आपकी व्याख्यान स्क्रिप्ट है। अपनी दोपहर की कक्षा से पहले कृपया इसे याद रखें और फिर पढ़ाते समय बस शब्द दर शब्द इसका पालन करें। विक्टर ने स्क्रिप्ट ली, उस पर एक त्वरित नजर डाली और सिर हिलाया। धन्यवाद। हेनी अचानक घबरा गई, घूम गई और जल्दी से विक्टर के कार्यालय से बाहर भाग गई। विक्टर ने मन ही मन सोचा, अकादमी वास्तव में अपने सभी ठिकानों को कवर कर रही है। अभी स्कूल में कोई भी वास्तव में विक्टर के वास्तविक जादुई ज्ञान की सीमा को नहीं जानता था। यद्यपि वह वास्तव में एक शक्तिशाली तीसरे स्तर के जादूगर थे, प्रोफेसर का पद उन्हें मुख्य रूप से उनकी जादुई प्रतिभा और राजनीतिक कारणों से दिया गया था। यदि विक्टर एक अक्षम धोखाधड़ी निकला तो दो कुलीन परिवारों का समर्थन चाहे जो भी हो, यह प्रोफेसरशिप कभी भी उसकी नहीं होती। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह बस भाषण को पूरी तरह से देना था। जब तक वह त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन करता था कोई भी कोई दोष नहीं ढूंढ सकता था। रॉयल अकादमी के प्रोफेसर निश्चित रूप से आधे अधूरे शौकिया नहीं हैं। विक्टर मंद मुस्कुराया, व्याख्यान की स्क्रिप्ट को फिर से उठाया और थोड़ी देर तक इसका अध्ययन किया। आखिरकार चूंकि उनके पास पहले से ही एक तैयार स्क्रिप्ट थी तो इसका उपयोग क्यों न करें। इससे पहले कि वह यह जानता दोपहर बीत चुकी थी और दोपहर का सूरज और भी तेज चमक रहा था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग रॉयल मैजिक अकादमी के युवा प्रोफेसर की उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उत्सुक थे, क्या यह लंबे समय से चुप रहने वाला प्रतिभाशाली प्रोफेसर अकादमी द्वारा केवल एक प्रचार स्टंट था। विक्टर ने कक्षा में प्रवेश किया। उन्होंने पहले ही व्याख्यान की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से याद कर लिया था। उसने सोचा कि इसे आसानी से पार पाने के लिए उसे केवल इसका एक हिस्सा पढ़ने की जरूरत है। कम से कम उसने तो यही सोचा था। लेकिन जब उसने कक्षा को स्कैन किया और पहली पंक्ति में एक गोरी सुंदरता को बैठा देखा तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। 17 साल की उम्र में वह हाल के वर्षों में रॉयल मैजिक अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी और उसकी पारिवारिक स्थिति भी असाधारण थी। एक ड्यूक की बेटी, एरिका डुक्रॉय। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़की को उसने परसों उकसाया था वह अब उसकी छात्रा निकलेगी। एरिका ने भी उस पर ध्यान दिया। उसकी खूबसूरत आंखें साजिश से झिलमिला रही थीं, वह नहीं बता सका कि वह क्या सोच रही थी। तो यह कल के अखबार की सुर्खियों से सुंदर छोटी लड़की है, वेगा ने अपने कंधे से फुसफुसाया। हम्मा काफी देखने वाला। चलो देखते हैं। टीएसके अभी भी युवा, फिर भी पहले से ही दूसरे दर्जे का जादूगर। बुरा नहीं है। वेगा के विक्टर को कक्षा में अनुसरण करने का एकमात्र कारण यह था कि रॉयल मैजिक अकादमी ने पालतू जानवरों को मना नहीं किया था और उनके प्रकारों को भी प्रतिबंधित नहीं किया था। हेडमास्टर के पास खुद एक तरबूज था, आंखों के साथ। उस चीज की तुलना में एक आंख वाला कौआ इतना अजीब नहीं था। विक्टर ने अपना गला साफ किया और कक्षा में छात्रों को संबोधित किया, मैं रॉयल मैजिक अकादमी में प्रोफेसर विक्टर क्लेवेना हूं। अब से मैं आपका प्रशिक्षक बनूंगा। आज का व्याख्यान विषय है जादू मंडलियों की संरचनात्मक संरचना और उन्नत जादू प्रणालियों पर उनका प्रभाव। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती गई विक्टर धीरे धीरे अधिक सहज होता गया, शिक्षण में पूरी तरह से डूब गया। समय तेजी से बीतता गया। लगभग 40 मिनट के बाद उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, दोपहर के 4 बज चुके थे। उसने अपना हाथ लहराया। कक्षा को खारिज कर दिया गया। उसने चुपचाप राहत की सांस ली। अच्छा, यह कक्षा सुचारू रूप से चली, कोई समस्या नहीं हुई और किसी ने सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल सही। जैसे ही विक्टर जाने की तैयारी कर रहा था आगे की पंक्ति में गोरी लड़की ने मुस्कुराते हुए अचानक अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, मेरा एक सवाल है, क्या आप मेरे लिए इसका जवाब दे सकते हैं? विक्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी काली हो गई। निश्चित रूप से मुसीबत आ गई थी। तरह से उम्मीदों के भीतर थी और विक्टर को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह क्या कर रही थी। उसका अभी भी बैठने और घेरने की प्रतीक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। तभी अचानक घंटी बजी। विक्टर उसे देखकर मुस्कुराया। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हम अगली कक्षा में उन पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही दिन के लिए शिक्षण समाप्त कर दिया था और उनका प्रदर्शन संतोषजनक से अधिक था। कम से कम कोई भी किसी भी वास्तविक दोष को इंगित नहीं कर सकता था। अब अनावश्यक जटिलताएं पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एरिका का उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। निरंतर उसने जोर दिया, जहां तक मुझे पता है जब छात्र सवाल पूछते हैं तो प्रोफेसर का दायित्व होता है कि वह उनका जवाब दे। बेशक अगर आपका प्रोफेसर का शीर्षक सिर्फ दिखावे के लिए है तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए बस कुछ सोने का पानी चढ़ा हुआ नाम है तो आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके आक्रामक शब्दों से उनके आसपास के लोगों में कोई नाराजगी नहीं हुई। इसके विपरीत हर कोई इस बात का और भी अधिक इंतजार करने लगा कि विक्टर कैसे प्रतिक्रिया देगा। कितना असभ्य। विक्टर ने अपना माथा रगड़ा और आह भरी। इस तरह के पेशेवरों से भरी जगह में एरिका के साथ उनकी शिकायत पहले से ही सार्वजनिक ज्ञान थी। हर कोई इस अफवाह के बारे में जानता था कि उसने एक कम उम्र की लड़की के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दोनों के बीच के नाटक को देखने के लिए उत्सुक थे। कौन जानता था, शायद इस पल का फायदा उठाकर वे कल के पहले पन्ने की गपशप के लिए प्रत्यक्ष सामग्री इकट्ठा कर सकते थे। विक्टर को उन्हें वह संतुष्टि देने की कोई इच्छा नहीं थी। अन्यथा वह पूरी अकादमी का हंसी का पात्र बन जाता, शायद समाज का भी। बेशक ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन वह भी नहीं चाहता था कि एरिका ने सबके सामने उसे अपमानित किया जाए। कम से कम वह उसे एक छोटा सा सबक देगा।
एरिका की पूछताछ के सामने विक्टर पीछे नहीं हटे। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अपने सामने डेस्क को थपथपाया, शब्द दर शब्द बोलते हुए। यह मेरी कक्षा है, मेरे नियम, मैं तय करता हूं कि यहां क्या होता है। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए प्रोफेसर की उपाधि का उपयोग कर सकते हैं, तो आप अभी उस विचार को छोड़ सकते हैं। विक्टर ने अपना सिर उठाया, उसकी ठंडी तेज टकट की अवमानना का एक हल्का निशान ले रही थी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह कक्षा छोड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। नीली रोशनी बिजली की तरह चमक उठी। जब वह होश में आया तो वह एक बार फिर पोडियम पर खड़ा था। विक्टर ने अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया और एक जादू का घेरा नीली रोशनी से चमकते हुए देखा। एक टेलीपोर्टेशन सर्कल। मैंने नहीं सोचा था कि वह दरवाजे के पास ऐसा कुछ सेट करेगी। एरिका के चेहरे पर एक गर्व तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी, क्योंकि उसने विक्टर पर अपनी आंखें टिकी थीं, जैसे कि वह उससे अपेक्षित घबराहट और भय के रूप का स्वाद लेने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने उससे कहा, यह वह सवाल है जो मैं पूछना चाहती थी। अगर प्रोफेसर विक्टर इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप यहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके आसपास के लोगों ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या बकवास है? क्या वह था? टेलीपोर्टेशन जादू। रॉयल अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र वास्तव में हर किसी की नाक के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित करने में कामयाब रहे। तो यह रॉयल अकादमी के शीर्ष छात्रों का स्तर है। एक दूसरे स्तर का जादूगर जो इतना मजबूत है। उसने टेलीपोर्टेशन जादू को इतनी तेजी से और गुप्त रूप से स्थापित किया। जादू की उसकी महारत भयानक है। विक्टर ने पहले उसे जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हालांकि उसे विक्टर की रैंक और जादू विरासत में मिला था, लेकिन उसे विक्टर का ज्ञान विरासत में नहीं मिला था। वह जानता था कि मंत्रों का उपयोग कैसे करना है, लेकिन यह नहीं कि वे कैसे काम करते हैं। यह जानने जैसा था कि आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन यह नहीं जानते कि यह आग क्यों लगा सकता है। और अब एरिका ने किसी तरह अपने कमजोर स्थान पर सही प्रहार किया था। वेगा की आवाज उसके मन में गूंज उठी, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उस आवाज को सुनकर विक्टर ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास वापस आ गया है और उसके होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो एक और छोटा सबक जोड़ते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन मंत्र की अपघटन संरचना की ओर इशारा किया और पोडियम के नीचे एरिका से बात की। आपको बस इतना करना है कि छोटे रनों के बीच बेहोश कनेक्शन को बाधित करें। यह काफी आसान है। जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी उंगली बढ़ाई और रनों की एक पंक्ति बनाई। रून तुरंत जादू सरणी के मूल में डूब गए, छोटे उपमंडलों के बीच चलने वाली प्रकाश की धाराएं। घेरा टिमटिमाने और मंद होने लगा। एरिका ने देखा कि उसके टेलीपोर्टेशन मंत्र को विक्टर द्वारा सहजता से नष्ट कर दिया गया था। उसका चेहरा गहरा हो रहा था, उसके माथे पर पसीने की चमक दिखाई दे रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि सरणी के साथ उसका संबंध कमजोर हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसमें कितनी जादुई शक्ति डाली, वह इसके पतन को धीमा नहीं कर सकती थी। जादू के साथ उसका संबंध पूरी तरह से टूट गया था। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अचानक एरिका के सिर से हेयरपिन उसके हाथ में उड़ गया। थोड़ी देर के लिए अपना हेयरपिन उधार लेना। एरिका जम गई, खाली घूर रही थी, क्योंकि उसका हेयरपिन लिया गया था। उसके टेलीपोर्टेशन जादू का अपहरण कर लिया गया था। अन्य लोगों ने शो को देखने के लिए अपनी गर्दन झुका ली, क्योंकि मंद टेलीपोर्टेशन सरणी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह विक्टर के नियंत्रण में लग रहा था। उसने खिड़की के पास से पावर को पोडियम पर टेलीपोर्ट किया, फिर घड़ी को दीवार से छत तक ले गया। यह ऐसा था जैसे इस कमरे के भीतर वह जो कुछ भी चाहता था, जहां भी वह चाहता था, टेलीपोर्ट कर सकता था। और अंत में उसने एरिका की सीट बदल दी, उसे बहुत आगे की पंक्ति से पीछे भेज दिया। एक बार जब वह हो गया तो विक्टर रुक गया, कुछ और रन बनाए और टेलीपोर्टेशन सर्कल को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। उसने धीरे से एरिका के हेयरपिन को वापस पोडियम पर रखा और कक्षा के पीछे उससे कहा, ठीक है, अब आप इसे फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर सकते हैं। एरिका ने उसे नाराजगी भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा और एक बार फिर सर्कल को सक्रिय करने की कोशिश की। पोडियम पर हेयरपिन एक पल में गायब हो गया, लेकिन यह उसके हाथ में या विक्टर के हाथ में दिखाई नहीं दिया। विक्टर की अभिव्यक्ति शांत रही, उसकी आवाज उदासीन रही। बधाई हो, आपके हेयरपिन को अभी अभी दूसरे आयाम में टेलीपोर्ट किया गया है। एरिका जम गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार सरणी को फिर से सक्रिय किया, गायब हेयरपिन कभी वापस नहीं आया। विक्टर अभी भी अपने हाथ हिलाते हुए बोलना जारी रखा। इस जादू को तोड़ने का एक और तरीका है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। एक जादूगर का हाथ दिखाई दिया, छह रोशनी के साथ चमक रहा था, क्योंकि हवा में एक साथ छह जादुई सरणियां बन गई थीं। उसके चारों ओर हांफने लगे। मल्टीकास्टिंग, एक साथ छह मंत्र। यह कैसे संभव है? इसके बारे में कुछ भी असंभव नहीं है। विक्टर एक तीसरे स्तर का जादूगर है। एक प्रतिभाशाली प्रोफेसर और एक प्रतिभाशाली छात्र के बीच एक द्वंद्व, यह देखने लायक है। विक्टर ने उनकी प्रशंसा को नजरअंदाज करते हुए अपना हाथ खारिज कर दिया और शांति से कहा, बस इसे सीधे दबा दो। फिर जादूगर का हाथ हवा में चिपक गया और सभी छह वृत्त एक ही बार में चमक उठे। यही नहीं, उसके जादू के कुचलने वाले दबाव में टेलीपोर्टेशन सर्कल एक तेज आवाज के साथ टूट गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। एरिका का हेयरपिन कभी वापस नहीं आया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसकी अभिव्यक्ति अखनी थी। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। एरिका, यह याद रखना, यह आपका जवाब है और इसके साथ एक छोटा सा सबक है। कक्षा समाप्त हो गई है। शिक्षक व्यस्त है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वह सीधे कक्षा से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, उसके पीछे शोर की एक लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अब यह उसकी चिंता नहीं थी। विक्टर कुछ समय मारने के लिए अपने कार्यालय लौट आया। जब दिन की आखिरी घंटी बजी तो उसने पुस्तकालय के बारे में सोचा और यह देखने के लिए वहां जाने का फैसला किया कि क्या उसे कुछ उपयोगी मिल सकता है।
उन्होंने सीधे मैच टॉवर से टेलीपोर्ट किया। उसके सामने का दृश्य खेल से उसकी याददाश्त से पूरी तरह मेल खाता था। उसने लापरवाही से एक किताब उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक संवाद बॉक्स दिखाई दिया। क्या आप टियर एक स्पेल रोलिंग फायरबॉल सीखना चाहेंगे? आवश्यक सामग्री लॉ फूल हार्पी पंख। यही कारण था कि विक्टर ने पहले इतनी सारी सामग्रियां खरीदी थीं। न केवल उनका उपयोग वस्तुओं को शिल्प करने के लिए किया जा सकता था, बल्कि पुस्तकालय में जादू सीखने के लिए भी उपभोग किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से मंत्र सीखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन विक्टर एक स्वामी था, अमीर और इस तरह की लागतों से बेपरवाह था। खेल प्रणाली में एक साफ खामी। आमतौर पर उन सामग्रियों को केवल जंगली में तटस्थ राक्षसों को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन विक्टर बस उन्हें अपनी संपत्ति के साथ थोक में खरीद सकता था। चूंकि यह अभी भी जल्दी था, विक्टर ने पुस्तकालय में अपना समय बिताया, जादू के बाद जादू का अध्ययन किया, पहली मंजिल पर उपलब्ध लगभग हर शुरुआती मंत्र को सीखा। जब तक वह किया गया, तब तक उसकी थैली सामग्री से खाली हो गई थी और उसका आधे से अधिक पैसा खत्म हो चुका था। उसने मूल रूप से वह सब कुछ सीखा था जो वह कर सकता था। तब तक शाम हो चुकी थी। सुनहरी धूप पुस्तकालय में प्रवाहित हुई, फर्श को गर्म पीले रंग से रंग दिया। जैसे ही आकाश में अंधेरा छा गया, पुस्तकालय के भीतर एक फीकी और अप्राकृतिक चमक चमक उठी। जाहिर है वह कठिन अध्ययन करने वाला अकेला नहीं था। यह देखने के लिए उत्सुक कि यह कौन था, विक्टर ने प्रकाश का अनुसरण किया। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो वह थोड़ा जम गया। हेनी। यह उनका शिक्षण सहायक था, जो एक डेस्क पर बैठा था, हाथ में कलम, उग्र रूप से लिख रहा था। वह उसे धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए भी सुन सकता था। कल चलो प्रोफेसर, विक्टर इस पेपर को अपने व्याख्यान विषय के रूप में उपयोग करते हैं। इतनी मेहनत करते देखकर विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे बढ़ गया। हेनी ने धीरे धीरे आ रही एक आकृति को देखते हुए सावधानी से ऊपर देखा। प्रोफेसर विक्टर। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह कौन था, तो वह जल्दी से खड़ी हो गई, घबराहट से उसका अभिवादन किया और अपने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेल दिया। विक्टर ने लंबे समय में पहली बार अपने उस पोकर चेहरे को तोड़ दिया और चिंता में पूछा, क्या आप थके हुए नहीं हैं? वह जानता था कि उसके सहायक के रूप में हेनी की नौकरी अकादमी द्वारा व्यवस्थित की गई थी, लेकिन उसके ज्ञान का स्तर स्पष्ट रूप से उसे रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एक व्याख्याता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपने सहायक के रूप में सेवा करना, क्या समाज बाद में इस पर सवाल उठाएगा? यह एक बात थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा पहले से ही इसके बारे में असहज महसूस कर रही थी। बिल्कुल नहीं थका हुआ, हेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर मजबूती से हिलाया। अपने व्याख्यान तैयार करना सम्मान की बात है, प्रोफेसर। एक मूर्खतापूर्ण लेकिन कुछ हद तक प्यारी छोटी लड़की। यदि यह बूढ़ा विक्टर होता, तो शायद वह इस छोटे मेमने को तब तक निचोड़ता जब तक कि हड्डियां भी नहीं बची होती। उसके पास मौजूद हर मूल्य के लिए उसे सूखा दें और फिर उसे त्याग दें। वह संक्षेप में विक्टर था। अगर उसे किसी चीज से फायदा हुआ, तो वह कसकर पकड़ लेता था और कभी जाने नहीं देता था। सच में वेगा के साथ उसे अपने पाठों को तैयार करने में मदद करने के लिए एक सहायक की भी आवश्यकता नहीं थी। चूंकि आसपास कोई और नहीं था, इसलिए विक्टर ने इस भोले छोटे मेमने को हुक से दूर करने का फैसला किया। उसने अपने स्वर को थोड़ा समायोजित किया। विक्टर की आवाज की सामान्य ठंडी उदासीनता के साथ बोल रहा था। अब आपको मेरे भाषण लिखने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों को सुनकर हेनी ठिठक गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह मुश्किल से खड़ा रह सका। उसने सोचा कि उसने एक गंभीर गलती की होगी, इतनी बुरी कि प्रोफेसर विक्टर उसे नौकरी से निकालना चाहता था। प्रोफेसर, मैं आपके भाषण ड्राफ्ट को पूरा करने में अधिक समय व्यतीत कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हेनी की आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने विनती की, विक्टर से उसे न छोड़ने की भीख मांगी। कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं एक सहायक के रूप में अपना काम पूरी तरह से कर सकता हूँ। विक्टर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह केवल इतना चाहता था कि वह और अधिक आराम करे और फिर जब वह अकादमी में लौटी तो स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता का पीछा करने के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से वह केवल प्रोफेसर विक्टर से एक और मौका मांगने के बारे में सोच सकती थी, ताकि वह अपने सहायक के रूप में उसके साथ रह सके। लगभग मानो वह स्नातक होने वाली थी। वेगा ने अपने पंख उसके कान के पास फड़फड़ाए और धीरे से समझाया, क्या आप जानते हैं क्यों? यह बच्चा सिर्फ एक जादू प्रशिक्षु है। उसने अभी तक एक जादूगर की दहलीज के माध्यम से कदम नहीं रखा है। तभी विक्टर को अचानक एहसास हुआ। अपने सामने हेनी को देखकर उसे उसकी प्रतिभा पर दया आ गई। खेल के संदर्भ में वह जानता था, एक जादू प्रशिक्षु स्तर 1 से 9 तक था, मूल रूप से एक शुरुआती। रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक ने कभी भी लोगों को बेकार नहीं रखा। वहां शिक्षक बनने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता थी पहले जादूगर बनना। उसके बाद ही अकादमी किसी की शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन करेगी। यहां तक कि अगर हेनी का ज्ञान उसके साथियों से कहीं अधिक था, भले ही वह अकादमी में सबसे प्रतिभाशाली वर्ग के लिए पाठ तैयार कर सकती थी, जब तक कि वह एक जादूगर नहीं बन गई थी, तब तक उसे शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं था। उसके दृष्टिकोण से विक्टर को अब एहसास हुआ कि उसके शब्द कितने आहत करने वाले थे। हेनी सिर्फ एक सहायक थी। अगर उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी, तो केवल दो रास्ते उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरे प्रोफेसर के सहायक पद के खुलने की प्रतीक्षा करें, या रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक छोड़ दें, स्नातक करें। और एक बार जब वह स्नातक हो गई, तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि अकादमी अनुचित थी। वे केवल यह मानेंगे कि वह काफी अच्छी नहीं थी और उसे बर्खास्त कर दिया गया था। वह गहरी शिक्षा की महिला थी, जिसने अपना पूरा जीवन अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था, फिर भी वह कहीं नहीं जा सकती थी। लेकिन विक्टर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों को सांत्वना दे। वह एक कुख्यात क्षुद्र खलनायक था। तो उसने केवल एक पंक्ति फेंक दी, ठीक है, मैंने जो कहा वह मैं वापस लेता हूँ। हेनी, तुमने अच्छा किया। आपने कोई गलती नहीं की। मैं आपका उपयोग करना जारी रखूंगा, कम से कम जब तक आप पूरी तरह से जल नहीं जाते। तो ऐसा होने से पहले अपने आप को अधिक काम न करें। हेनी तुरंत चमक उठी, उत्साह से सिर हिलाया। प्रोफेसर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। विक्टर उत्सुक था, हेनी के रूप में सक्षम कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक सहायक के रूप में क्यों रहेगा? तो उसने पूछा। हेनी हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्टर उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछेगा।
उसकी आंखों में उदासी की एक झिलमिलाहट चमक उठी, लेकिन उसने फिर भी शांति से उत्तर दिया, मैंने रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन जब तक मैंने स्नातक किया तब तक मैं प्रथम श्रेणी का जादूगर नहीं बन पाया था। इसलिए मैं स्वेच्छा से एक सहायक के रूप में यहाँ रहा। बाकी कहानी स्पष्ट हो गई। अन्य प्रोफेसरों ने स्वाभाविक रूप से उन सहायकों को पसंद किया जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से पसंद करते थे। हालांकि हेनी सक्षम थी, लेकिन उसकी जादुई प्रतिभा की कमी ने उसे किसी की नजर में आने से रोक दिया। जब तक अकादमी ने एक नए प्रोफेसर विक्टर की भर्ती नहीं की। इस तरह उसे आखिरकार कुख्यात प्रतिभाशाली जादूगर के साथ काम करने का मौका मिला। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद विक्टर ने सिर हिलाया और उसके कंधे को थपथपाया। कड़ी मेहनत करो। चूंकि अकादमी ने आपको रहने दिया है, इसलिए यह आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। मैं यहाँ नया हूँ। क्या आप मुझे परिसर के चारों ओर दिखाना चाहेंगे? घबराया लेकिन खुश, हेनी जल्दी से सहमत हो गई और अपनी मेज को साफ करना शुरू कर दिया। जब से मैं अभी आया हूँ, मैंने ज्यादा खोज नहीं की है। यह चारों ओर देखने का एक अच्छा मौका है। विक्टर ने जोर से यही कहा, लेकिन सच में वह उस जगह को अंदर से जानता था। वह खेल में अनगिनत बार यहाँ आ चुका है। वह यह भी जानता था कि हेडमास्टर के कार्यालय के पीछे एक गुप्त उद्यान है। उसने केवल इतना कहा कि उसे बहुत अधिक लिखने से खुद को थका देने से रोका जा सके, खासकर जब से उसे उसके लिए लिखते हुए देखकर उसे महसूस हुआ दोषी। यह स्पष्ट रूप से उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, फिर भी कोई और सारा काम कर रहा था। फिर अपराध बोध एक तरफ, यह एक तरह से अच्छा था। सुस्ती करना किसे पसंद नहीं है। केनी ने उन्हें अकादमी के चारों ओर ले जाया, उत्साहपूर्वक विभिन्न इमारतों का परिचय दिया। बगीचे, लॉन, प्रशिक्षण मैदान। विक्टर ने हर चीज के साथ सिर हिलाया, हालांकि उसके लिए ये स्थान उसके अपने पिछवाड़े के रूप में परिचित थे। जब वे आर्केन हॉल पहुंचे तो वह रुक गया। यह वह जगह थी जहां खिलाड़ी एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करते थे, पीवीपी लड़ाइयां, और जहां वे जादू दक्षता का अभ्यास करते थे। तभी अंदर से जोरदार हंगामा हुआ, छात्रों में बहस हो रही थी। विक्टर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। अचानक वह समझ गया कि स्कूल प्रशासकों को शोरगुल वाली कक्षाओं में गश्त करना क्यों पसंद है। उपद्रवी बच्चों को अनुशासन की जरूरत होती है, उपद्रवी छात्र और भी अधिक। इसलिए उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। एरिका बिल्कुल खराब मूड में थी। वह विक्टर को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय वह एक दर्दनाक सिखाई गई थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए उसकी सबसे पोषित हेयर क्लिप चली गई थी। यह उसकी मां की ओर से एक उपहार था और उसने गलती से इसे टेलीपोर्टेशन सरणियों के बीच की जगह में भेज दिया था। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एरिका टेलीपोर्टेशन जादू का अभ्यास करने के लिए आर्केन हॉल में आई थी। विक्टर ने अपनी सरणी पर जो भी तरकीबें रखी थीं, उसे पूर्ववत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह नहीं कर सकी। एक असफल टेलीपोर्टेशन से एक और विस्फोट के बाद उसने निराशा में अपने सुनहरे बालों को पकड़ लिया। बहुत कष्टप्रद। यह फिर से विफल क्यों हुआ? प्रत्येक असफल प्रयास के साथ एरिका और अधिक अधीर हो गई, और उस अधीरता में उसने एक गंभीर गलती की। अभ्यास करते समय वह अपने टेलीपोर्टेशन मंत्र को रद्द करना भूल गई। पोर्टल का स्थान उसकी लापरवाही के कारण आर्केन हॉल के बीच में दिखाई दिया। वर्दी में एक छात्रा ने सीधे उसकी सरणी में कदम रखा। मंत्र स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया। एक अजीब लाल चमक चमक उठी। सनसनाहट, लाल रंग की एक चकाचौंध करने वाली चमक, और छात्र गायब हो गया। एरिका ने इसे अपनी आंखों से देखा। छात्र अपने टेलीपोर्टेशन सरणी के अंदर गायब हो गया। जैक, जैक, लानत है, उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया है। उसके साथ अन्य लड़के लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए। एरिका की आंखों में घबराहट चमक उठी। उसने एक भयानक गलती की थी। अरे नहीं, उसे दूसरे आयाम में भेजा गया है। वह बदकिस्मत छात्र का पता लगाने की कोशिश करते हुए बेतहाशा जादू करती थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कोशिश की, टेलीपोर्टेशन सरणी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेचारी छात्रा उसके खोए हुए हेयर क्लिप की तरह बिना किसी निशान के चली गई थी। और अभी का दृश्य यह लगभग वैसा ही था जैसा पहले व्याख्यान कक्ष में हुआ था। उस समय सभी ने एरिका की घबराई हुई अभिव्यक्ति और उसके हाथों से निकलने वाले जादू को देखा। केंद्र में टेलीपोर्टेशन सरणी, इसका जादुई हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से उससे मेल खाता था। और आज ही यह बात फैल गई थी कि एरिका ने टेलीपोर्टेशन जादू में महारत हासिल कर ली है। एक पल में आर्केन हॉल के अंदर के छात्र गुस्से में फूट पड़े। एरिका डुक्रॉय, तुमने यह किया। आप ही हैं जिन्होंने जैक को दूर भेज दिया है। आपने इसे जानबूझकर किया। अकादमी के छात्रों को दो प्रमुख गुटों में विभाजित किया गया था, कुलीन गुट और आम गुट। वे हमेशा मतभेद में रहे थे। रईसों की नजर में जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परिवारों के लिए भविष्य के नौकर थे। आम लोगों और रईसों के बीच विवाद आम थे, हालांकि झगड़े शायद ही कभी होते थे। आखिरकार यह रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक थी, जहां ताकत ने सब कुछ तय किया। लेकिन अब आम छात्रों की नजर में एरिका डुक्रॉय, महान गुट की शीर्ष कौतुक और एक ड्यूक की बेटी, ने उन सभी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। महान उत्तराधिकारी शायद ही कभी आर्केन हॉल में आते थे। पूरे दिन अध्ययन करने के बाद वे आमतौर पर परिवार के जादूगरों द्वारा निजी तौर पर पढ़ाने के लिए घर लौटते थे। केवल सामान्य छात्र, जो मामूली पृष्ठभूमि वाले और कोई निजी शिक्षक नहीं थे, यहाँ लगन से प्रशिक्षण लेने के लिए आते रहे। यदि वे धन में रईसों से आगे नहीं निकल सकते थे, तो वे जादू के माध्यम से उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि सभी दिनों में एरिका, जो पहले से ही एक खराब मूड में है, गलती से अपने हेयर क्लिप को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते समय इस आपदा का कारण बनेगी। अब किसी को भी सच्चाई की परवाह नहीं थी। आम छात्रों को बस एक लक्ष्य की जरूरत थी, अपनी सारी निराशा को बाहर निकालने का एक तरीका। एरिका, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगना। और जैक को वापस लाओ। अकेले खड़े होकर एरिका चिल्लाती भीड़ के खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकी। सिर झुक गया, उसने कुछ नहीं कहा। खोए हुए छात्र को वापस लाने की कोशिश करने के लिए सख्त जारी रखा। लेकिन चिल्लाना जितना जोर से होता गया, उसका मन उतना ही अराजक होता गया। वह सीधे सोचने के लिए पर्याप्त शांत नहीं हो सकती थी। अंत में वह वापस आ गई। मैं यह नहीं कर सकता। यह एक गलती थी। मुझे यह भी नहीं पता कि उसे वापस कैसे लाया जाए। इससे आम छात्र और नाराज हो गए।
आपने हमारे दोस्त को गायब कर दिया और आप माफी भी नहीं मांगेंगे। लानत है रईसों, वे आखिरकार अपने असली नुकीले नुकीले दिखाते हैं। आप रईसों के लिए आपका जीवन मायने रखता है, लेकिन हमारा क्या? आप हमें किस लिए लेते हैं? एरिका ने कुछ नहीं बोलते हुए अपने होंठ काटे। उसकी मुट्ठियां कसकर जकड़ गईं, अनिच्छा और हताशा उसके सीने में उबल रही थी। विजेता, मैं तुमसे भी बदतर कैसे हूं? आप इसे इतनी आसानी से कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? वह जानती थी कि उसे दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन विक्टर से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ वह तुलना नहीं कर सकती थी। विक्टर ने उसे हर तरह से ज्ञान में, जादुई प्रतिभा में पीछे छोड़ दिया। रईसों के बीच भी उसके परिवार ने उसकी अंतिम प्रशंसा की। और एक बार जब ईर्ष्या जड़ पकड़ लेती है तो इसे कभी भी बाहर निकालना मुश्किल होता है। क्या आप सभी के पास बहुत अधिक खाली समय है? दरवाजे से एक ठंडी अचानक आवाज गूंजी। डूबते सूरज की चमक फैल गई, जिससे एरिका के निर्दोष चेहरे पर रक्तलाल रंग छा गया। विक्टर दरवाजे की चौखट के खिलाफ झुक गया। उसके कंधे पर एक अजीब कौवा बैठा था। उसके हाथ उसके कोट की जेब में थे। उसकी उदासीन निगाहें भीड़ पर मंडरा रही थीं। यदि आप आत्मप्रतिबिंब निबंध लिखना चाहते हैं तो हर तरह से मेरे सामने बहस करते रहें। घटनास्थल पर सभी को दबा दिया। सभी छात्रों ने अपनी सांसें रोक लीं, किसी ने भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यह देखने के बाद कि चीजें ठीक हो गई हैं, विक्टर आखिरकार बोला, अब बताओ यहाँ क्या हुआ? सामने खड़े एक आम छात्र ने कहा, एरिका ने यहाँ आने और जानबूझकर हमें अपमानित करने के लिए अपनी महान स्थिति पर भरोसा किया। एक छात्र उसके जादुई हमले के तहत फंस गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाकी आम छात्रों ने तुरंत उनके शब्दों को दोहराया। एरिका ने अपना बचाव करने के लिए जल्दबाजी की और स्थिति एक बार फिर अराजकता में बदल गई। मौन, शोरगुल वाला हॉल एक बार फिर शांत हो गया। विक्टर ने अपनी कनपटी को रगड़ा। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस दुनिया में था, तर्क हमेशा ऐसा सिरदर्द था। क्या यह सच है, एरिका? विक्टर ने अधीरता से पूछा। एरिका धीरे धीरे शांत हो गई और समझाती रही, मेरा मतलब उन्हें अपमानित करना नहीं था। मैं जादू का अभ्यास कर रहा था और जब मैंने गलती की तो वह बदकिस्मत आदमी मेरे टेलीपोर्टेशन मंत्र में कदम रखता था, इसलिए वह गायब हो गया। आसपास के छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन चूंकि उपस्थित प्रोफेसरों में से किसी ने भी बात नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कोई संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वेगा विक्टर के कान के करीब झुक गया और धीरे से फुसफुसाया, मैंने जांच की, टेलीपोर्टेशन सर्कल ने व्यक्ति को दूसरे आयाम में भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। वेगा की एक आंख टिमटिमा गई और काली धुंध का एक टुकड़ा धीरे धीरे उसके पंखों के नीचे से बह गया। विक्टर ने उसका अर्थ समझ लिया। उसने अपना स्टाफ उठाया और 6 जादू के घेरे तुरंत हवा में दिखाई दिए। फिर से 6 फोल्ड कास्टिंग। इस नजारे को एक बार फिर देखकर एरिका सदमे से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर विक्टर इतनी आसानी से बहुस्तरीय कास्टिंग कर सकते हैं, एक उच्च स्तरीय तकनीक जो बेहद कठिन होनी चाहिए थी। उसके पीछे वेगा ने हल्के से जादुई सरणी में कुछ रूनिक प्रतीक जोड़े। 6 धागे जैसे काले सिगिल धीरे धीरे गठन में विलीन हो गए। पूरी सरणी लाल बत्ती से चमकने लगी। डूबते सूरज की किरणों के साथ मिश्रित चमक ने पूरे आर्केन हॉल को रोशन कर दिया। भीड़ तीव्र चमक से चकाचौंध थी, अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थी। जब प्रकाश अंततः फीका पड़ गया तो अचानक एक आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। यह है आर्केन हॉल। मैं वापस आ गया हूं। उस छात्र ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, उसकी आंखों में उत्साह के आंसू छलक पड़े। मैं वापस आ गया हूं। मैं वास्तव में वापस आ गया। हॉल में मौजूद लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने लंबे समय से खोए हुए सहपाठी को लौटते देखकर आम छात्र मदद नहीं कर सके, लेकिन जयकार करने लगे। एरिका अपनी जगह पर जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्टर इतनी आसानी से अपनी असफल जादू सरणी को उलट देगा। तो यह है एक तीसरी रैंक का जादूगर, एरिका ने खुद से बुदबुदाया। विक्टर ने देखा कि मामला सुलझ गया है और उससे ठंडे स्वर में बोला, एरिका, माफी मांगना। इस मांग को सुनकर एरिका तुरंत उद्दंड हो गई। उसके दिल में नाराजगी पनप गई। वह उसकी बात कैसे सुन सकती थी? उसे क्यों करना चाहिए? उसने स्वीकार किया कि विक्टर ने उसकी गलती को ठीक कर दिया था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वह बदकिस्मत मूर्ख वह था जो उसके जादू में आंख बंद करके चला गया। इसके अलावा उसकी परवरिश और रुतबे के बारे में सब कुछ उसे बता रहा था। रईसों ने कभी आम लोगों से माफी मांगी है? विक्टर ने उसके अविचलित रवैये को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसका स्वर मजाक उड़ाने वाला था। आप गलतियां करते हैं और माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी पढ़ाई की कमी है और आपका चरित्र उतना ही संदिग्ध है। तो यह हाउस डुक्रॉय की परवरिश है? उन शब्दों ने आम छात्रों के दिलों पर प्रहार किया। वे अहंकारी रईसों से ज्यादा कुछ नहीं घृणा करते थे, जो उन पर अत्याचार करने के लिए अपने परिवार के नामों का इस्तेमाल करते थे। अब जब यह प्रोफेसर उनकी ओर से बोल रहा था तो उनकी हर एक आंख चमक उठी। लेकिन विक्टर के शब्दों ने एरिका की भावनाओं को भी प्रज्वलित किया। हालांकि वह समझती थी कि उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। जैसा कि विक्टर ने कहा, वह गलत थी। उसे अपने कार्यों के कारण अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहिए। उसकी पर्याप्त छाती उठी और गिर गई क्योंकि उसने खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर उसने उस बदकिस्मत छात्र को ठीक से प्रणाम किया। मैं ईमानदारी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। छात्र इस एक बार गर्वित रईस महिला को अपना सिर नीचे करते देखकर उसका मजाक उड़ाने के लिए खुद को भी नहीं ला सके। आखिरकार वे सभी एक ही उम्र के थे। बदकिस्मत छात्र जैक आखिरकार अपने डर से उबर गया और अजीब तरह से माफी स्वीकार कर ली। मेरी भी गलती थी। अगर मैं चलते समय अधिक ध्यान दे रहा होता तो ऐसा नहीं होता। विक्टर ने एक भौहें उठाई, अंत में संतुष्ट हो गया। सद्भाव वह उस तरह का शांतिपूर्ण स्कूल वातावरण था जो वह चाहता था। लेकिन केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं था। चूंकि उसने गलती की थी, इसलिए उसे एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता थी। उसने एरिका की ओर देखा और शांति से कहा, मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। एरिका ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर भी उसका पीछा किया। दोनों धीरे धीरे सभी की चौकस निगाहों के नीचे चले गए। तुरंत छात्रों ने बकबक करने लगा, मेरे भगवान, वह बहुत सुंदर है। क्या आप लोग जानते हैं कि वह कौन है? एक शिक्षक की तरह लग रहा है। शायद एक नया
अच्छा स्वर्ग, वह बहुकास्टिंग था, उस पर 6 गुना। यह सबसे अधिक है जो मैंने कभी देखा है। वह एक साधारण शिक्षक कैसे हो सकता है? वह मेरी कक्षा में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विक्टर। उसने हमें आज दोपहर ही सिखाया है। एक प्रोफेसर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। लेकिन वह बहुत छोटा भी है। मुझे आश्चर्य है कि प्रोफेसर विक्टर का अगला व्याख्यान कब होगा। मैं निश्चित रूप से साइन अप कर रहा हूं। बेशक विक्टर ने जाते समय कोई शोर शराबा नहीं सुना। उसके पीछे एरिका थी, साथ ही उसकी सहायक हेनी। उन्होंने मैच टावर में प्रवेश किया, पहचान सत्यापन पास किया और तीनों ने विक्टर के कार्यालय में टेलीपोर्ट किया। विक्टर ने लापरवाही से हवा में एक छोटा सा जादू का घेरा खींचा और एरिका का हेयरपिन अचानक उसके हाथ में आ गया। उसने उसे सौंप दिया। एरिका जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपना कब्जा वापस कर देगा। अपनी चीजों को सुरक्षित रखें और फिर कभी ऐसा कुछ मत करो। एरिका ने अपने होंठ काटे, अपना सिर नीचे किया और हेयरपिन ले लिया। विक्टर स्वाभाविक रूप से अपनी कुर्सी पर शांति से बैठा था, जबकि विद्रोही एरिका उसके सामने खड़ी थी, जो व्याख्यान देने वाले छात्र की तरह दिख रही थी। डेस्क पर अपनी उंगलियों को थपथपाते हुए विक्टर ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। सुनो एरिका, हमारे पास पहले जो भी संघर्ष हुए हैं, अभी यह रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक है। यह आपके लिए नखरे करने की जगह नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं और आप एक छात्र हैं। अपना रवैया सीधा करें। जादू खतरनाक है। यदि आप इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्रों में जादू न करें। इस बार यह केवल एक बुनियादी टेलीपोर्टेशन मंत्र था, लेकिन क्या होगा अगर यह एक उच्च शक्ति वाले क्षेत्र हमले का जादू होता? एरिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर के बेहोश कांपने से पता चला कि वह डर गई थी। अगर वह वास्तव में नियंत्रण खो देती है, तो यह एक तबाही हो सकती थी। विक्टर का व्याख्यान जारी रहा। आपने पहले कक्षा में कुछ सही कहा था, एरिका, कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों के सवालों का जवाब देने का मेरा दायित्व है। लेकिन केवल तभी जब छात्र वास्तव में ज्ञान की तलाश कर रहा हो, न कि जब वे परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हों। इतना कहने के बाद विक्टर ने उन्नत जादू चक्र के उन्नत संस्करण के साथ साथ उसके सामने टेलीपोर्टेशन जादू के सिद्धांतों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ध्यान से देखो, मैं इसे केवल एक बार सिखाऊंगा। विक्टर की उंगलियों के बीच रून और जादुई पैटर्न नृत्य कर रहे थे। एरिका अपने विचारों से बाहर निकल गई और हर गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसे दिखाया कि किसी वस्तु को दूसरे आयाम में कैसे टेलीपोर्ट किया जाए और उसे फिर से पुनः प्राप्त किया जाए। प्रदर्शन के बाद उसने उसे एक असाइनमेंट दिया, इसका अभ्यास करें। एक रिपोर्ट लिखें और इसे कल सुबह मेरे सहायक को जमा करें। वह इसे मेरे पास पहुंचा देगी। एरिका ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर निकल गई। कोने में हेनी ने सब कुछ देखा था। एरिका के जाने के बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन कह सकी, प्रोफेसर आप वास्तव में अच्छे हैं, अफवाहों जैसा कुछ नहीं कहती है। लेकिन वह एरिका, मैं उसे पसंद नहीं करता। वह पहले से ही कक्षा में क्या हुआ था इसके बारे में सुन चुकी थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि एरिका ने जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से विक्टर ने इसे शांति से संभाला और इसके बजाय उस पर तालिकाओं को बदल दिया। विक्टर ने उसकी ओर नहीं देखा, केवल बेहोश होकर कहा, अगर जब आप उसकी उम्र के थे तो आप लगभग 30 साल के एक आदमी से टकरा गए, तो मैं कहूंगा कि आपकी नाराजगी उसके जैसी ही होगी। हेनी चौंक गई। वह सच में हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। विक्टर बस धीरे से चुटकी खड़ा हो गया, उसके सिर को थपथपाया और कहा, कल मुझे एरिका के नोट्स और भाषण का मसौदा लाओ। उसके बाद वह मुड़ा और कार्यालय से दूर टेलीपोर्ट किया। एरिका गाड़ी से नीचे उतर गई। एक आदमी संपत्ति के गेट पर इंतजार कर रहा था। उसने उसके जैसे ही सुनहरे बाल और आंखें साझा की, वही रक्तरेखा। यह उसके गर्वित पिता ड्यूक लेवी थे। समय ने उसके चेहरे पर लगभग कोई निशान नहीं छोड़ा था। मेरे प्रिय, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? ड्यूक लेवी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। एरिका, क्या हुआ? क्या किसी ने आपको स्कूल में धमकाया? पिता को बताओ और मैं उन्हें भुगतान करूंगा। एरिका ने उसे रोका। बस पिताजी, किसी ने मुझे धमकाया नहीं। मैं अभी विक्टर से मिला। वह एक प्रोफेसर बन गए हैं और आज अकादमी में अपना पद संभाल लिया है। यह सुनकर लेवी तेजी से सीधा हुआ और जमकर कहा, वह, मैं कल रॉयल अकादमी से उसे बर्खास्त कर दूंगा। बेशक वह केवल अपनी बेटी को खुश करने के लिए बाहर निकल रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि विक्टर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, एक तीसरी रैंक का जादूगर, और अब जब वह आधिकारिक तौर पर रॉयल अकादमी के प्रोफेसर बन गया था, तो वह दृढ़ता से ताज के संरक्षण में था। जब तक राजा स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी उसे छू नहीं सकता था। लेकिन एरिका को यह नहीं पता था और उसने कहा, मत करो। उसने उसे बताया कि उस दिन क्या हुआ था। यह सुनने के बाद ड्यूक की अभिव्यक्ति कुछ नरम हो गई। एरिका ने जारी रखा, मैं वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकती। उसने अपने पिता को आम लोगों के साथ संघर्ष के बारे में नहीं बताया, केवल कक्षा में असहमति के बारे में बताया। लेवी ने समझ में सिर हिलाया और उसे सांत्वना दी, उस मामले में उसके तहत जादू का ठीक से अध्ययन करें। विक्टर को 20 साल की उम्र में तीसरी रैंक का जादूगर बनने के लिए उसके पास कुछ असाधारण होना चाहिए। लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मैं आपकी प्रतिभा को किसी से भी बेहतर जानता हूं। उसकी ताकत से सीखो, फिर उससे आगे निकल जाओ। मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर एरिका ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, फिर चुपचाप नौकरों के साथ अपने कमरे में लौट आई। उसके जाने के बाद ड्यूक ने आह भरी। यहां तक कि अगर एरिका को विक्टर के तहत शिकायतों का सामना करना पड़ा, तो वह हस्तक्षेप नहीं कर सका। अंत में वह एक ड्यूक था। उसने जो कुछ भी किया उसे क्षेत्र की सेवा करनी थी। अपनी स्थिति में वह बचकाना व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साम्राज्य इसकी अनुमति नहीं देगा, और न ही एक ड्यूक की गरिमा। मुझे क्षमा करें एरिका। जब तक विक्टर घर लौटा, तब तक देर रात हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने शरीर को आंगन में फैलाया, एक नौकर उसके पास आया। माई लॉर्ड, आपकी बहन अनुरोध करती है कि आप अध्ययन में आएं, उसे चर्चा करने के लिए कुछ है। नौकर ने यह कहा, फिर जल्दी से चला गया।
विक्टर ने भौहें चढ़ा दी। इतनी देर हो चुकी है, यह अच्छी खबर नहीं हो सकती। उसने अध्ययन का दरवाजा खोला। लिया पहले से ही बैठी थी, कुछ देर से इंतजार कर रही थी। यह क्या है? विक्टर ने अपनी बहन से पूछा। लेकिन जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह लिया की उग्र चमक थी। अपने आप को देखो। उसने उसके सामने मेज पर एक बिल थपथपाया। उसकी हथेली के बल से मेज हिल गई। इतना गुस्सा? विक्टर ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और बिल उठाया। इसमें उनके सभी हाल के खर्चों, सामग्री पर खर्च की गई बड़ी रकम और इससे भी अधिक पैसा बेहिसाब रूप से चला गया, पतली हवा में गायब हो गया। बेशक विक्टर जानता था कि वह पैसा कहां जाता है। सामग्री खरीदना, जादू का अध्ययन करना। पहला समझाना आसान था, लेकिन दूसरा कुछ ऐसा था जिसे केवल एक खिलाड़ी ही समझ सकता था। लिया स्वाभाविक रूप से इसका पता नहीं लगा सकी। फिर भी, क्या घर में वास्तव में पैसे की कमी थी? क्षेत्र की आय हाल ही में पहले से ही अस्थिर रही है, और फिर भी आप इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। क्या आप डोमेन के खून की आखिरी बूंद को सूखा देने की कोशिश कर रहे हैं? लिया उठ खड़ी हुई, विक्टर की छाती पर एक उंगली जोर से थपथपाई, उसे जमकर डांटा। अपने आप को समझाओ।